हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका सब्जेक्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के चैप्टर मार्क्स के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने मार्क्स का कुछ संकल्पनाएं देख ली थी, जैसे कि इतिहास का जो आर्थिक व्याख्या उन्होंने दी थी, उसका सिद्धांत क्या था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्या मतलब था, उन्होंने हीगल से क्या क्या प्रेरणाएं ली थी। उसके बाद उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। तो इसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्क्स का अलगाव या फिर परायेपन की संकल्पना। तो इससे पहले की संकल्पनाओं में हमने देखा कि मार्क्स थे उससे पहले के, और मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है ये भी हमने देखा था, क्योंकि उनसे पहले के जो भी समाजवादी हुए थे उन्होंने कोई वैज्ञानिक आधार नहीं दिया था, कोई ठोस प्लान्ड उन्होंने एग्जीक्यूशन नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ये जो पूंजीवाद है इसमें ये दोष पाए जाते हैं, उसका उन्होंने डायग्नोसिस नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। कोई प्लान्ड इन्होंने उसके बाद थ्योरीज़ नहीं दी कि इस शोषण को दूर करने के लिए हमें अल्टरनेट है वो समाजवाद को कैसे अपनाना है, कैसे लेके आना। उन्होंने कह दिया कि भाई पूंजीवाद का जो अल्टरनेट है वो समाजवाद है, लेकिन उसको कैसे लेके आना है, क्या तरीका होगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो मतलब उन्होंने जैसे गुलाब के फूलों की कल्पना तो कर ली, लेकिन उसके लिए धरती तैयार नहीं की थी। ये मार्क्स का स्टेटमेंट था। तो मार्क्स से जो पहले के समाजवादी थे वो एक काल्पनिक समाजवादी कहलाए। उसके बाद मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने डायग्नोसिस तो किया कि पूंजीवाद में ये दिक्कतें हैं, तो साथ ही साथ उन्होंने उसके कारण भी बताए, अपनी डिटेल्ड थ्योरीज़ भी दी कि किस कारण से पूंजीवाद में ये दिक्कतें हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, और वो समाजवाद जो आएगा, साम्यवाद जो आएगा, वो कैसे लेके आना है, कैसे श्रमिकों में चेतना उत्पन्न होगी और कैसे साम्यवाद की स्थापना होगी, उसके बाद कैसे राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। तो उन्होंने एक प्लांट थ्योरी दी थी, इसलिए उनको वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी की इसकी, उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरीज दी। उसके बाद हमने देखा था कि उन्होंने हीगल से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की थ्योरी को ग्रहण किया था, जिसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद 3 चीज़ें होती हैं। चीज़ कोई भी प्रारंभिक स्वरूप में होती है तो उसको वाद कहा जाता है, उसके बाद उसमें विरोध उत्पन्न होता है, उसके बाद कोई नई चीज़ आती है तो प्रतिवाद, उन दोनों के संयोग से जो बनता है वो संवाद। एग्जाम्पल्स से हमने समझा था इन तीनों कॉन्सेप्ट को। उसके बाद हमने देखा था कि उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने इतिहास की 6 स्टेजेस बताई थी, जिसमें से 4 आ चुकी हैं और 2 आनी बाकी हैं, जो उनके टाइम तक उनको लगा कि 4 आ चुकी हैं। जिसमें उन्होंने कहा था कि एक पहली स्टेज थी आदिम साम्यवादी अवस्था, जिसमें कोई वर्ग नहीं थे, सब मिलजुल कर रहते थे, किसी का शोषण नहीं होता था। उसके बाद की हर स्टेज में वर्ग बन गए, बस वर्गों का स्वरूप चेंज हो गया, उनके नाम चेंज हो गए। जैसे सामंत है उससे पूंजीवादी बदल गया, कृषक से श्रमिक वर्ग बन गया। तो वर्ग हैं वो चेंज, उनके नाम बदल गए, लेकिन स्वरूप वही रहा समाज का, एक शोषक और एक शोषित। एक तो शोषण करने वाला जो कि अल्पमत में होता था हमेशा, जिसके पास उत्पादन के साधन होते थे, जैसे भूमि है, पूंजी है, फैक्ट्रीज है, जिनका मालिक होता था, यानी जिसके पास पैसे होते थे, पावरफुल होता था। एक वो जिसके पास उत्पादन के साधनों का कोई स्वामी नहीं था, वो सिर्फ अपनी मजदूरी से, अपने श्रम को बेचकर किसको, पूंजीपति को या सामंत को, वो अपना पेट पालते थे। तो ऐसे हर जो समाज है उसमें 2 वर्ग रहे हैं हर स्टेज में। तो उनकी 6 स्टेजेस थी, उसमें से 2 स्टेज उन्होंने कहा आनी बाकी हैं, जो कि पहली थी श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद, जो कि आना बाकी है। उन्होंने कहा पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेंगे श्रमिक क्रांति करके, उसके बाद श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद है वो आएगा। उसके बाद अधिनायकवाद आने के बाद में पूंजीपति को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाएगा, तो कोई पूंजी नहीं रहेगी, तो कोई राज्य की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, बस समाज होगा। लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार समाज से प्राप्त करेंगे। निजी संपत्ति के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद के बाद, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, उसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य विहीन व वर्ग विहीन, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। तो इन्होंने इतिहास की 6 स्टेजेस बताई। इसके बाद इन्होंने इसी बेसिस पर अपना दिया वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि वर्गों में आपस में संघर्ष होता है, क्योंकि उनको एक दूसरे की ज़रूरत होते हुए भी उनके हित आपस में विरोधी होते हैं, हमेशा उनके हितों में संघर्ष रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि पूंजीवाद है उसमें शोषण है, और श्रमिकों को एक दिन चेतना आ जाएगी, वो अपने शोषण के खिलाफ वो खड़े होंगे, वो रक्त वाली क्रांति करेंगे, तो पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेंगे, उसके बाद अपना अधिनायकवाद स्थापित करेंगे।
उसके बाद उन्होंने दिया अपना अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसका एम क्या था? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देने का उनका एम था कि उनको शो करना था कि किस प्रकार पूंजीवाद में शोषण होता है। ये अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से वो शो करना चाहते थे कि देखो, जो अतिरिक्त मूल्य है, जो सरप्लस वैल्यू है, वो मिलनी चाहिए श्रमिक को, क्योंकि उन्होंने कहा कि जितना श्रम होगा उतनी ही एक चीज़ की वैल्यू होगी, क्योंकि श्रमिक है अपना श्रम लगाकर कोई चीज़ का निर्माण करता है। तो अगर किसी वस्तु की वैल्यू है वो ज़्यादा है तो वो जो एक्स्ट्रा मनी मिल रही है वो श्रमिक के पास जानी चाहिए, लेकिन पूंजीपति उसे अपने पास रख लेता है। ये हमने बिल्कुल डिटेल में देखा था इसे प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर पूंजीपति अपने पास रख रहा है तो प्रॉफिट पूंजीपति को हो रहा है, श्रमिक को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, सिर्फ उसे इतनी ही मजदूरी दी जाती है कि अगले दिन वो काम पर लौट सके, वो अपना जीवन यापन जारी रख सके, सिर्फ इतनी ही उसके पास पैसा इकट्ठा हो पाए, इतनी उसको पूंजी नहीं दी जाती। तो ये उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। इससे वो दिखाना चाह रहे थे कि इस प्रकार पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करता है। तो ये कुछ मार्क्स के हमने सिद्धांत देख चुके हैं। आज हम देखेंगे अलगाव या फिर परायेपन की संकल्पना। मार्क्स के विचारों में अलगाव, परायेपन, बेगानेपन की धारणा उसके मानववादी चिंतन को प्रदर्शित करती है। यानी ये कह के वो मानववादी चिंतन वो दिखाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन, कि देखो मतलब वो इंसान के लिए फील कर रहे हैं, ऐसा उनके लिए दिखता है। इस अलगाव या परायेपन के मूल में मार्क्स पूंजीवाद को मानते हैं। यानी इसका कारण किसको मानते हैं? वो पूंजीवाद को। उसके अनुसार साम्यवाद का उद्देश्य केवल निजी संपत्ति या वर्गों की समाप्ति भर नहीं, बल्कि मानव के बेगानेपन और अलगाव का उन्मूलन करना भी है। इन्होंने बताया, अलगाव का सामान्य अर्थ है किसी चीज़ से जुड़ाव या फिर लगाव समाप्त हो जाना। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। तो मार्क्स कहता है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें व्यक्ति न केवल अपनी सृजनशीलता अथवा रचना, प्रकृति और समाज से, बल्कि अपने आप से भी पराया हो जाता है। क्योंकि पूंजीवाद में हम सिंपल से समझें तो इतना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म हो जाता है, इतना ज़्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है, डिफरेंट आपको चीज़ें दिख रही हैं, तो आप मटेरियलिज्म की तरफ ज़्यादा जाते हो, उन वस्तुओं के लिए अट्रैक्ट हो जाते हो, और आप है अपने आप से भी दूर हो जाते हो। क्योंकि श्रमिक है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो खुद के लिए इंटरटेनमेंट का कोई साधन जुटा सके। उनको सिर्फ काम करना है, अगले दिन वापस काम पर आना है, दिन रात वो काम करने के लगे रहते हैं। तो एक दिन वो खुद से भी दूर हो जाते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है, हमारा इतना ही काम है, खुद के लिए वो कुछ नया नहीं कर पाते। मार्क्स के अलगाववाद की संकल्पना का विचार उसकी आरंभिक कृति इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो 1844 में उन्होंने लिखी थी, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट के अंतर्गत मिलता है। इसे तरुण मार्क्स की कृति कहा जाता है। इसमें भी उसने साम्यवादी समाज की स्थापना का प्रयास किया है। इसे उत्पादन संबंध, वर्ग संघर्ष आदि तार्किक कठोरता के साथ नहीं, बड़े ही मोहक शैली में उन्होंने बताया है। यानी यहाँ उन्होंने फीलिंग्स के साथ लिखा है, वो ह्यूमैनिटेरियन रूप में यहाँ बात करते हैं। तथा उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना उसके अमानवीय प्रभाव को लेकर की है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का अपनापन नहीं रह जाता, वह एक यंत्र की तरह उत्पादन प्रक्रिया का भाग बन जाता है। जैसे मैंने बताया कि वो जैसे श्रमिक है, उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी करें ताकि हमें ठीक ठाक मजदूरी मिल जाए, हमें पैसे मिल जाएं और हमारे परिवार का हम पेट पाल सकें। तो वो उस मजदूरी के अलावा, उस उत्पादन प्रक्रिया के अलावा कुछ और नहीं सोच पाते। तो उनका वास्तविक रूप है वो कहीं खो जाता है, व्यक्ति अपने आप से कट जाता है और अजनबी हो जाता है। साम्यवाद के द्वारा ही उन्होंने कहा कि उस खोए हुए मनुष्य को वापस लाया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने पूंजीवाद में 4 स्तरों पर परायेपन की बात की। पहला, उत्पादन प्रक्रिया। दूसरा, प्रकृति से अलगाव। तीसरा, समाज से अलगाव। चौथा, लास्ट में स्वयं से अलगाव। यानी उन्होंने कहा पहले उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव हो जाता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मज़दूर है, उसका इंटरेस्ट है जैसे शर्ट बनाने में इंटरेस्ट है किसी को अच्छा लगता है कि मैं नए नए कपड़े बनाऊं, उसका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, उसको इंटरेस्ट आता है फैशन में, लेकिन उस टाइम उसको उस वर्ल्ड में कोई काम नहीं मिल रहा,
उसको एक पेन बनाने की फैक्ट्री में काम मिल गया या फिर एक फॉर एग्जांपल कुछ और बनाने की फैक्ट्री में काम मिल गया, तो वो मज़दूर वहाँ खुश रह के काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एक्चुअल इंटरेस्ट कुछ और बनाने में है। और वो आज के दिन बस मज़दूरी पाने के लिए कि वहाँ कंपटीशन ज़्यादा था, उसको फैशन वर्ल्ड में या फिर जो कह लो कि कपड़े बनाने की फैक्ट्री में उसको काम नहीं मिल पाया, उसकी सृजनात्मक क्षमता है वो अब वो दूसरी जगह उतनी यूज़ नहीं कर सकता जितना वो दिमाग वहाँ लगा सकता था। क्योंकि कोई इंसान इंटरेस्ट के साथ काम करता है तो वो अच्छे से करता है उस काम को, और लैक ऑफ इंटरेस्ट कि भाई मुझे तो ये काम मज़दूरी के लिए करना ताकि पैसे मिल जाए, उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। तो सबसे पहले मज़दूर किससे दूर होता है, या जो श्रमिक है या फिर जो व्यक्ति है वो उत्पादन प्रक्रिया से दूर होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपनी रचनाशीलता अथवा प्रतिभा से अलग हो जाता है, क्योंकि पूंजीवाद में उत्पादन या उत्पादन प्रक्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं होता कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है। पहले जब कोई वस्तु बनाता था तो उससे उसका लगाव रहता था, लेकिन इस व्यवस्था में बड़े फैक्ट्रियों में व्यक्ति कोई पूरी चीज़ भी नहीं बना पाता, उसका एक हिस्सा भर बनाता है और उसके अंतिम या फाइनल फॉर्म के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। जैसे एक पेन का निर्माण करना है तो उसका कैप, उसकी रिफ़िल, उसका आउटर जो नीचे वाला पैकेजिंग है वो, तो ये सब चीज़ें हैं वो इस तरह से बट जाती हैं कि कोई आदमी कैप्स बना रहा है, कोई बस रिफ़िल बनाने का काम कर रहा है, कोई नीचे वाली बॉडी बनाने का काम कर रहा है। तो एक पेन को 3-4 जगह बांट दिया जाता है, तो कोई आदमी कोई चीज़ पूरी नहीं बना पा रहा तो लैक ऑफ इंटरेस्ट के साथ काम करेगा वो। अब जैसे कोई आदमी ढक्कन बना रहा है तो उसको क्या इंटरेस्ट आएगा उसमें, बस उसको ये है कि मेरे को इसके पैसे मिल रहे हैं इसलिए मैं बना रहा हूँ। अब पहले के ज़माने में व्यक्ति थे, एक व्यक्ति पूरी चीज़ें बनाया करता था, तो वो इंटरेस्ट के साथ बनाया करता था। तो लार्ज पैमाने पे जब प्रोडक्शन होने लग जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगने लग जाती हैं, तो मज़दूरों का जो इंटरेस्ट कोई चीज़ बनाने के प्रति वो ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी इतने बड़े कंपटीशन में हर किसी को अपने इंटरेस्ट की चीज़ नहीं मिल पाती। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने इंटरेस्ट के साथ ही नौकरी करते हैं। किसी को नौकरी मिल जाती है लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया, उनको करनी थी, पर उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उस फील्ड में कभी भी अच्छा नहीं कर पाते। तो इन्होंने कहा कि जो पूंजीवाद है उसमें सबसे पहले मज़दूर है, वो जो व्यक्ति है वो उत्पादन प्रक्रिया से अलग हो जाता है, अलगाव सा हो जाता है उसका, बस उसको बनाना है ताकि उसको श्रमिक को मजदूरी मिल सके बस। दूसरा फिर वो प्रकृति से अलग होता है। प्रकृति से अलगाव इस रूप में कि व्यक्ति बड़ी फैक्ट्रियों और कारखानों या फिर मशीनों में काम करता रहता है, जिससे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे उसका संबंध समाप्त हो जाता है। जो प्रकृति के दृश्य हैं, मौसम है, वातावरण है, उससे उसका कोई जुड़ाव नहीं रह जाता। ये वो खुद एक मशीन या मशीन का पार्ट बनकर रह जाता है। तो सिंपल सी है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है कि भाई अगर आप दिन रात मशीनों में काम करोगे, माइंस में काम करोगे, या फिर दिन रात आपको सिर्फ अपनी नौकरी की टेंशन रहेगी, तो आप जो प्रकृति है उसका आनंद नहीं ले सकते। तो इससे अलगाव हो गया उसका। तो मैंने बताया था ना कि उन्होंने फीलिंग्स के साथ लिखा है, एक ह्यूमैनिटेरियन पर्पज़ से इन्होंने ये बात कही थी। तीसरा फिर वो समाज से अलग होता है। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था है वो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति समाज से कट जाता है और अपने साथी मजदूरों से भी उसका जुड़ाव कम हो जाता है, तो उसका लगाव नहीं हो पाता। अगर मान लो किसी मज़दूर की तबीयत ख़राब है तो दूसरा मज़दूर उसके बारे में कंसर्न करने की बजाय ये सोचेगा कि अगर ये काम पर ना जाए तो मैं इसकी जगह काम पर चला जाऊँ ताकि मुझे पैसे मिल जाएँ। तो क्या होता है, आपस में एक दूसरे से लगाव कम हो जाता है, तो समाज से व्यक्ति कटने लग जाता है, क्योंकि सिर्फ इतना कंपटीशन बढ़ जाता है कि वो अपने बारे में ही सोचता है, पैसे के बारे में ही सोचने लगता है। और अंत में फिर वह स्वयं इन सारी चीज़ों को अगर वो झेलेगा तो खुद से भी दूर हो जाता है, क्योंकि प्रकृति से दूर हो गया, समाज से दूर हो गया, साथी कार्मिकों से दूर हो गया, कोई सहानुभूति नहीं रही, तो लास्ट में खुद से भी बेगाना हो जाता है। पूंजीवाद का प्रभाव यहाँ तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव पूंजीपति पर भी पड़ता है, और अधिकाधिक उत्पादन और अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की लालसा उसकी स्वतंत्रता भी छीनकर उसको मानवीय गुणों से हीन कर देती है। क्योंकि पूंजीपति का एम क्या रहता है कि इन मज़दूरों से मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कराऊँ, इनको कम से कम पैसा दूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो वो दूसरे के बारे में सोचना कम कर देता है, शोषण वो भी करना शुरू कर देता है, तो वो भी एक यंत्र बन के रह जाता है, उसको मानवीय गुणों से वो हीन हो जाता है। तो ये था मार्क्स की अलगाव की संकल्पना, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य धीरे धीरे 4 चीज़ों से अलग हो जाता है, या उसका वहाँ से जुड़ाव ख़त्म हो जाता है, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया सबसे पहले, फिर प्रकृति से, फिर समाज से, फिर लास्ट में खुद से। तो इस प्रकार मार्क्स इस अलगाव या परायेपन की समाप्ति पूंजीवाद व्यवस्था के उन्मूलन की ही बात करता है कि भाई इसकी समाप्ति कब होगी, जब पूंजीवादी व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। इस अलगाव की समाप्ति से ही वो कहता है कि सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य अब स्वतंत्र नहीं है, अगर उसको स्वतंत्रता उसको दे भी रखे तो एक सिर्फ बेमानी सी स्वतंत्रता है, वो हर जगह हर चीज़ से कटा हुआ है। तो अगर ये सब समाप्त हो जाएगा तो ये सब कैसे समाप्त होगा, पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होगी, तभी मनुष्य को अच्छी स्वतंत्रता या सच्ची स्वतंत्रता मिल सकेगी।
तो ये बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि मार्क्स की है लगाव या फिर परायेपन की संकल्पना। इसमें भी पूछा जाता है कि इन 4 चीज़ों से अलग हो जाता है। उनकी क्रम भी पूछ लेते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया, प्रकृति, समाज या स्वयं से। तो ये थी इसका कॉन्सेप्ट थी परायेपन की संकल्पना।